नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर द जीएसटी एक्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि जीएसटी में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं। जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर था जीएसटी एन इंट्रोडक्शन इन इंडिया। उस चैप्टर से रिलेटेड हमने 2 पार्ट पहले ही YouTube पे चैनल पे डाल रखे हैं, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी की जर्नी क्या रही थी इंडिया में, कि जीएसटी को कैसे कैसे इम्प्लीमेशन किया गया था इंडिया में और उसकी क्या प्रोसेस रही थी, पूरी डिटेल में उसकी चर्चा की है। साथ में इसके बाद हमने करी थी जब जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन आपको लेना कंपलसरी है और वॉलेंट्री है, उसकी क्या क्या लिमिट थी, और इसके बाद स्पेशल कैटेगरी के स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उनकी लिमिट अलग रखी थी, और कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी के स्टेट थे उसकी निंजा टेक्निक क्या थी आपको याद रखने के लिए। साथ में यूनियन टेरिटरी थी, उसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें विधानसभा मौजूद हैं। उसके बाद हमने बात करी थी टैक्स की, कि जीएसटी में कौन से टैक्स कंपोनेंट है जिसपे जीएसटी को बांटा गया है, लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, इस टाइप के ये कंपोनेंट है। अब ये टैक्स कब लगेंगे और कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में भी हमने विद एग्जांपल डिस्कस किया था। इसके बाद हमने बात करी थी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका बेनिफिट कब मिलेगा और कैसे इसका सेट ऑफ प्रोविजन रहेगा, इसके भी हमने कुछ एग्जांपल किए थे। उसके बाद हमने बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। इसका ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में संवैधानिक प्रावधान है जिसके कारण जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था। तो जब जीएसटी एक्ट पढ़े तो उससे पहले हमें संविधान के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि कोई भी कानून इंडिया में संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं बन सकता। अगर वो बनाया जाता है तो वो अवैध कानून होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ माना जाता है और इट कंस्टिट प्रीएम्बल, 25 पार्ट, 12 शेड्यूल एंड 448 आर्टिकल। जब संविधान में, अभी ये प्रेजेंट की बात है, एट प्रेजेंट में 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है और 448 आर्टिकल है। इनको हिंदी में बता देता हूं। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, शेड्यूल का मतलब अनुसूची, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। जैसे ही हम कोई कानून पढ़ते हैं या एक्ट इंग्लिश में, तो उसमें सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज इस टाइप से होते हैं। सेम अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल, तो यहां आर्टिकल के नाम से परिभाषित किया गया है जो हम सेक्शन में करते हैं। तो यहां सेक्शन की जगह आर्टिकल होगा। अब बात करते हैं कि ये सब चीज क्या है, क्योंकि एक संविधान है, संविधान को 25 पार्ट में मान के चलो, एक बुक है, तो संविधान भी क्या है, एक बुक है संविधान, जिससे इंडिया में कानून व्यवस्था फॉलो की जाती है और अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। उसमें ये 25 पार्ट है, उसके मतलब 25 भाग बना रखे जिनमें 12 अनुसूचियां हैं और 448 आर्टिकल है। लाइक मान चलो 448 पॉइंट है, जिसमें पूरे संविधान में अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। जीएसटी एक्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ संविधान के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी बना ही संविधान के आर्टिकल से है, तो इसलिए हम पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और इसके बाद में हम जीएसटी एक्ट पे आएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल के इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसपे जीएसटी एक्ट में प्रोविजन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जीएसटी
एक्ट 2017, ये किसके अनुरूप है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको हम COI शॉर्टकट में ये नाम दे देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 26 जनवरी 1950 पूरे भारत में लागू हो गया था और ये बना था 26 नवंबर 1949 को। जब ये संविधान बनाया गया था तो इसमें स्टार्टिंग में, जैसे अभी ये प्रेजेंट में पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल थे, तो ये प्रेजेंट में क्या संख्या थी? तो जब ये प्रेजेंट में बनाया था, जैसे अभी प्रेजेंट में 25 पार्ट है, तो जब ये स्टार्टिंग में बना था तो इसमें टोटल जो आर्टिकल थे, शेड्यूल, पार्ट, तो जब ये स्टार्टिंग में बना तो जब इसमें आर्टिकल थे 395 और पार्ट थे 22 और शेड्यूल थे 8। तो इसमें समय अनुसार चेंजेस किए करके और ये प्रेजेंट में हो चुके हैं 25 पार्ट, 12 शेड्यूल और 448 आर्टिकल। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया इसका ब्रीफ। अब आ जाते हैं टॉपिक GST पे। तो GST क्या है? एक टैक्स। इंडिया में टैक्स कितने प्रकार के हैं? 2, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST कौन सा है? GST टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स, IDT। अब संविधान में कहा है, आर्टिकल नंबर 265 कि टैक्स कौन लगा सकता है, किसको ये पावर है? तो यहां है आर्टिकल नंबर 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेवी का मतलब लगाना, कि टैक्स लगाना, और कलेक्ट का मतलब वसूल करना। एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब इसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब हुआ अलावा, अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी टैक्स ना तो लगा सकता है ना ही वसूल कर सकता है। अब देखिए यहां भी ये आ गया ना आर्टिकल नंबर, ये 448 आर्टिकल, उनमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 265, 265 नंबर का आर्टिकल है, जिसमें करा के कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा ना तो कोई इंडिया में टैक्स लगा सकता है ना ही कोई वसूल कर सकता है। अब नेक्स्ट बात है कि हमें यह समझना है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन है। तो हमने पढ़ा है अब तक कि इंडिया में टैक्स कौन लगा रहा है? सरकार लगा रही है। अब सरकार कितने प्रकार के इंडिया में? इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 246, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये हमने पहाड़ा क्यों बोला है? क्योंकि इसमें 3 पार्ट होंगे। टैक्स लेइंग अथॉरिटी। अब टैक्स लेइंग अथॉरिटी कौन है? यूनियन और स्टेट। यहां यूनियन का मतलब हुआ केंद्र सरकार, स्टेट का मतलब राज्य सरकार। तो टैक्स की अथॉरिटी किसके पास दी गई है? गवर्नमेंट के पास। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल नंबर 265 तो कहता है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है ना ही कलेक्ट कर सकता है। और फिर आर्टिकल नंबर 246 में बोला है कि टैक्स लेइंग अथॉरिटी है जो कौन है? वो यूनियन स्टेट है, मतलब यूनियन और स्टेट, या तो यूनियन लगाएगी या फिर स्टेट, मतलब केंद्र सरकार लगा सकती है और राज्य सरकार लगा सकती है। अब हमने कहा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोल रखा है कि कोई भी कानून ऐसे विपरीत नहीं होना चाहिए
जो कि संविधान के विरोध हो में। तो वहां ये बात हुई थी। तो अब हमने बात करेंगे कि टैक्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए, कानून भी होना चाहिए। तो कानून बनाने के लिए पावर दी गई है आर्टिकल नंबर 245 में। तो अगली बात हुई कि कानून बनाने की पावर, पावर ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग पावर, कानून बनाने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल नंबर 245, लॉ मेकिंग पावर, कानून बनाने की शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट ये निकल गया है। तो अभी तक कौन कितने आर्टिकल हो चुके हैं, 3 आर्टिकल। अब इसको हम समरी में कर लेते हैं एक साइड में, कि देखो आर्टिकल नंबर सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने, आर्टिकल नंबर 265। यहां बोला कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ ऑफ अथॉरिटी के अलावा कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। फिर हमने कहा कि अथॉरिटी कौन है, तो आर्टिकल नंबर 246 में पढ़ा कि अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी या तो यूनियन होगी या फिर स्टेट होगी। अब हमने कहा कि टैक्स जब ये लगाएंगे तो उससे पहले कानून होना चाहिए। तो कानून बनाने की पावर किस में दी गई है, आर्टिकल नंबर 245, लॉ मेकिंग पावर। आई होप यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आ जाते हैं इस पे। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है। लॉ मेकिंग पावर अगेन पार्लियामेंट के पास है और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। कि पार्लियामेंट का मतलब हुआ संसद, यह हिंदी में। तो यहां लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। मतलब अगर सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। और यहीं स्टेट लेवल पे लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। तो अब सबसे पहले हम ये दोनों चीजों को समझ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 245 और 246 पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 246 में लिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 7। यहां लिस्ट प्रोवाइड किए गए कि कौन किस पे लॉ बना सकता है। मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। अब यहां जो लिस्ट गई है वो 3 लिस्ट है। एक तो हो गई यूनियन लिस्ट, दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट, और थर्ड हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। यहां ये अलग अलग मैटर दिए गए हैं कि यूनियन लेवल पे जब लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, स्टेट लेवल पे बनाना है तो कौन बनाएगा, और कॉन्करेंट है तो कौन बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनियन लिस्ट। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर दे रखा है वहां वो लॉ बनेगा पार्लियामेंट में। कि मतलब इसमें जो मैटर दे रखे हैं उसमें कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं डिफेंस। अगर डिफेंस से संबंधित या रेलवे से संबंधित अगर कोई लॉ बनेगा तो किस में बनेगा, पार्लियामेंट में। ऐसे ही आ जाते हैं स्टेट लिस्ट, लाइक सॉप एक्ट,
जैसे आप कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करोगे अपने स्टेट में, तो वहां का एक कानून बनाता हुआ है सॉप एक्ट। जैसे राजस्थान की बात करें तो सॉप एक्ट 1958। और जैसे स्टेट जो कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन की बात करें, उनसे संबंध में लॉ बनाएगा, वो कौन बनाएगा? स्टेट। ये सारे मैटर किस में दिया गया है? स्टेट लिस्ट में। अब स्टेट में कौन बनाएगा लॉ? विधान मंडल। विधान मंडल में क्या क्या आता है? विधानसभा और विधान परिषद। अब आता है बात कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे कुछ मैटर हैं जिसमें स्टेट और यूनियन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार वो दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। मतलब दोनों का क्या होता है? कंबाइंड। सीजी प्लस एसजी। अब यहां कॉन्करेंट जीएसटी। अब ये लॉ कैसा है? स्टेट भी टैक्स लगाता है और सेंट्रल भी टैक्स लगाता है। तो ये कौन सा लॉ हो गया? कॉन्करेंट लिस्ट में बना हुआ लॉ है। तो आर्टिकल नंबर 246 में शेड्यूल नंबर 7 में दिया गया है कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन का मतलब केंद्र, स्टेट का मतलब राज्य, कॉन्करेंट का मतलब समवर्ती। तो इसमें जो सब्जेक्ट मैटर दे रखे हैं वो है 97 ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि यूनियन लिस्ट में दिए हैं। स्टेट में 66 मैटर दिए गए हैं और कॉन्करेंट की बात करें तो 47 मैटर दिए गए हैं जिन पे दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। अब इसमें जो ये आइटम है, आइटम नंबर जिसको सब्जेक्ट मैटर, इसमें हम एंट्री नंबर से पहचान करते हैं कि कौन सी एंट्री नंबर किससे डील करती है। तो अगर बात करते हैं यूनियन में तो एंट्री नंबर 82 से लेकर 92C तक जो है वो टैक्स रिलेटेड है। ऐसे ही स्टेट में 46 टू 46 से लेके 63 तक वो मैटर है जिसमें टैक्स रिलेटेड मैटर। अब जैसे बात करें तो एंट्री नंबर 82 ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स से मतलब इनकम टैक्स। अदर देन एग्रीकल्चर, जो भी इनकम होगी एग्रीकल्चर के अलावा उसके ऊपर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। वो किस में लिखा है? एंट्री नंबर 82 मतलब 82 नंबर की जो एंट्री है किसमें? यूनियन लिस्ट में। 97 लिस्ट है उसमें से 82 नंबर की जो लिस्ट है उसमें बोला गया कि इनकम टैक्स लगाया जाएगा अदर देन एग्रीकल्चर। ऐसे ही स्टेट में बोला गया कि एंट्री नंबर 46 जो ये 66 है लिस्ट, इसमें एंट्री नंबर 46 में बोला गया है कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकते हो। कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट लगा सकता है। अभी किसी ने भी नहीं लगाया है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में वो मैटर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब ऐसा कौन सा है? सर जीएसटी। जीएसटी में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर टैक्स लगाते हैं। तो अभी तक जीएसटी से पहले सेंट्रल लेवल पे अलग टैक्स लगता था, लाइक एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। ऐसे ही स्टेट लेवल पे अलग टैक्स लगता है,
वैट, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एक्सेट्रा। ये कौन कौन से है, बहुत सारे लिस्ट है, वो हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जीएसटी, अब ये क्या है, दोनों मिलकर लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। कि मतलब इन्होंने बोला कि अब जो गुड्स बेचेगा तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले, कि सर गुड्स पे तो लगाता था स्टेट, कि जिस स्टेट में वो गुड्स बना है वो टैक्स लगाएगा, साथ में स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी, और जब वो माल बेचेगा तो वैट लगाएगा। और अगर सर्विस का ट्रांजैक्शन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। अब इन्होंने बोला कि हम मिलकर टैक्स लगाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में क्या करेंगे, मिल जाते हैं और दोनों मिलकर क्या लगाते हैं, अब मिलकर टैक्स लगाते हैं, चाहे गुड्स बेचे चाहे सर्विस, हम दोनों टैक्स लेंगे और बराबर से बांट लेंगे। तो अब जैसे ये प्लान बना तो ये आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसने बोला है कि ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है इसमें कि आप दोनों मिलकर टैक्स लगाओगे, क्योंकि आपको पहले क्या अलग अलग पावर दे रखी थी कि सेंट्रल लेवल का मकाम हो तो ये वाला टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल। स्टेट का बात हो तो स्टेट ये वाला टैक्स लगाएगा। ये आप अलग ही हो गया क्योंकि ये संविधान में नहीं लिख रखा है। तो आप क्या करो, ये टैक्स नहीं लगा सकते, तो अब क्या करना है, संविधान को बदलना होगा या संविधान को चेंज करना, संशोधन। क्योंकि सर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी कानून कैसा होगा, संविधान के अनुरूप होगा, विपरीत नहीं हो सकता। अगर वो इसके विपरीत होगा तो क्या होगा, अवैध होगा और वो कानून नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। तो अब आगे बात चलते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। अब संशोधन तीन प्रकार का हो सकता है, या तो अल्टर, या डिलीट, या फिर न्यू। संविधान में क्या चलता है, आर्टिकल। तो सर हम तो या तो आर्टिकल में चेंज कर सकते हैं, अल्टरेशन, या फिर उस आर्टिकल को डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से संविधान का संशोधन किया जाता है। अब सर जैसे ये संविधान की बात आई तो आर्टिकल वापस स्टार्ट होगा, आर्टिकल नंबर 368। अब संविधान में अगेन एक आर्टिकल दे रखा है 368 कि अगर आपको चेंजेस करना हो पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर कोई और मैटर हो तो आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 368 को फॉलो करना होगा। उसमें जो प्रक्रिया बता रखी है आपको वो फॉलो करनी होगी, तभी आप उसमें चेंज कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं सब आर्टिकल नंबर 368 इसको। अब आर्टिकल नंबर 368 में पावर दी गई है कि आप संविधान में चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट। अब उसमें तीन तरीके बताए गए, एक तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट, मतलब 1/2। अगर 28 स्टेट हैं अभी तो 14 स्टेट के कम से कम एक्सेप्ट होनी चाहिए, तब जाके वो चेंज होगा। अब एक एक बात कर लेते हैं। सिंपल मेजोरिटी, इसमें बोला गया कि जो भी मेंबर हैं, जो मेंबर है प्रेजेंट में, अगर उनका 50% से ज्यादा, मान के चलो एक ही, अभी मेंबर मान के चलो प्रेजेंट मेंबर है 400, अगर इसमें 201 हाँ कर देते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे अब ये ऐसा कौन कौन सी चीज है जिसमें ये
सिंपल मेजोरिटी वाला काम आएगा। लाइक कोई नया स्टेट ऐड करना हो या किसी का नाम चेंज करना हो, इस टाइप से ये कौन से चेंज है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानते, सुधार मान लेते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज करना। प्रोसेस सेम फॉलो कर जाएगी, एक बिल आएगा, बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर दोनों हाउसेस से पास होंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट देगा और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पे प्रेसिडेंट, अगर और एग्जांपल की बात करें तो लाइक सैलरी बढ़ानी है, तो इसमें तो सबकी बल्ले बल्ले, तो कोई मना ही नहीं करेगा। तो यस, अब आ जाते हैं चेंजेस। तो ये वाले चेंज इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं स्पेशल मेजोरिटी। यहां कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज या अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां मान के चलो रिमूवल ऑफ जज, अगर जज को हटाना है, या फिर नेशनल इमरजेंसी है, इस केस में ये वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और एग्जांपल की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे इंपीचमेंट मतलब महाभियोग चलाना, इन केसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये स्पेशल मेजोरिटी ये कैसे है। यहां जब चेंज करना होता तो यहां पहली कंडीशन है कि 2/3 2/3 जो भी मेंबर हैं प्रेजेंट में प्लस में वोटिंग करनी है, कितनी 2/3। इसको एक एग्जांपल से समझ, और साथ में जो मेंबर है टोटल उनके 50% से अधिक ओके होना चाहिए, मतलब एक्सेप्ट होनी चाहिए जिसमें चेंज करना है उनके फेवर में। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं प्रॉपर तरीके से। आर्टिकल नंबर 368 की बात हो रही है, पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट, इसके बारे में बात हो रही है। अब इसमें कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको 50% से अधिक क्या करनी है, एक्सेप्टेंस चाहिए टोटल मेंबर की। ऑफ हाउस ये मैं बता देता हूं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इसमें जितने भी मेंबर हैं उनमें से 50% से अधिक की एक्सेप्टेंस चाहिए, मतलब फेवर में होने चाहिए वो जो चेंज कर रहे हैं। अगर हम मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल कि मान के चलो 500 मेंबर हैं, एग्जैक्ट नंबर आप कमेंट करके बताएं कि पार्लियामेंट में कितने हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में। पार्लियामेंट में जो दोनों हाउस है, एक लोकसभा और राज्यसभा, उनमें दोनों में अलग अलग कितने मेंबर हैं। तो यहां एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि 500 मेंबर है। अब इसमें से 50% कितना हुआ, 250, इसमें +1 कर दो, तो 251 अगर मंजूरी में है, मतलब एक्सेप्ट करते हैं चेंज को, तो पहली कंडीशन तो ये पूरी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, दूसरी कंडीशन ये है कि 2/3 मेंबर इस फेवर में होने चाहिए चेंज करने के लिए, प्लस में वोटिंग भी करने होनी चाहिए। अब ये 2/3 का मतलब हुआ कि 500 अगर मेंबर है प्रेजेंट में, तो इसमें 2/3 करो, तो 2/3 आता है करीब 333.33। अब किसी को आधा तो नहीं कर सकते हम, तो यहां 334 ये आएगा।
तो 334 जो मेंबर है वो क्या होने चाहिए, फेवर में होने चाहिए, प्लस में वोट भी करने चाहिए, तब जाके ये चेंज एक्सेप्ट होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेशल मेजोरिटी वाले चेंज कैसे होगा। हाँ, तो आर्टिकल नंबर 368 पावर टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सेकंड नंबर हमने पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी। यहां आपको स्टेप ये दोनों फॉलो करना होंगे कि सबसे पहले हम बात करें तो मोर देन 50%, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि अगर मान के चलो 500 मेंबर हैं तो उसमें से 50% से ज्यादा, मतलब 50% हुए 250 प्लस 1, 251 क्या होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए चेंज के लिए। ये अगर ओके है तो आपको आगे फॉलो करना है स्टेप नंबर 2 कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। यहां हमने हाउस का मतलब है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दो होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं इंग्लिश में, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। इसमें टोटल जो मेंबर है अभी 543 है और राज्यसभा में 245। स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये अपर हाउस होता है और ये लोअर हाउस होता है। वापस आ जाते हैं इस पे कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस के 2/3 मेंबर क्या हुए, फेवर में होने चाहिए और वोटिंग करने चाहिए, तो क्या माना जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन ओके हैं, यस करते हैं, तो चेंजेस डन, मतलब अमेंडमेंट हो जाएगा। 2/3 अभी हमने एग्जांपल से करा था कि सर 500 अगर मेंबर हैं तो 2/3 करना है, जो कि 333.33, आधा नहीं हो सकता कोई मेंबर, इसलिए 334। अगर ये फेवर में है तो चेंजेज हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नंबर 3। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 368 का स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट का मंजूरी भी चाहिए क्योंकि स्टेट का भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। अब ये क्या है, हमने इसलिए रखा है रेड में स्टार में क्योंकि ये आसान नहीं है कि सबसे पहले तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद आपको जो स्टेट है, अभी कितने स्टेट है 28, इसमें कम से कम 14 स्टेट को आपको मंजूरी चाहिए, तब जाके वो चेंज एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो चेंज ही नहीं होगा। तो संविधान में चेंज करने का टिपिकल तरीका है स्पेशल मेजोरिटी। आई होप स्पेशल मेजोरिटी आप समझ चुके हैं, जो भी हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करना है, आपको 50% से एक्सेप्टेड चाहिए, मतलब हमने एग्जांपल कितना लिया था 500 मेंबर, तो 251 क्या करने चाहिए, फेवर में होने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। इसके साथ प्लस में 2/3 मेंबर क्या होने चाहिए, फेवर में होने चाहिए, प्लस वोटिंग में होने चाहिए, तब जाके ये चेंज होगा। बोथ हाउस है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से। यहां स्टार पॉइंट एक ये है कि यहां दोनों सदन की सभा एक साथ नहीं हो सकती, कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंट बैठक नहीं होगी, तो दोनों हाउसों से अलग अलग पास कराना होगा। अब बात करें रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट, इसका मतलब अभी प्रेजेंट में कितनी स्टेट है 28, यहां यूटी की बात नहीं हो रही, यूटी से नहीं करवाना, ओनली स्टेट से करवाना है। तो 14 स्टेट से क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे सीएम कौन होता है, हेड होता है, रूलिंग पार्टी होती है, और सिंपल मेजोरिटी मतलब जैसे अगर विधानसभा में कितने मेंबर हैं, एग्जाम्पल के लिए 300, तो 150 कितना होता है, आधा, इसमें प्लस 1 करो, ये हो गई सिंपल मेजोरिटी। 151 अगर फेवर में है तो क्या होगी, वो लॉ पास हो जाएगा उसमें से, तो सिंपल मेजोरिटी हो गई। तो जो सीएम, जिस स्टेट में जो सीएम है, अगर वो फेवर में है तो क्योंकि उसकी पार्टी एक्सेस है तभी वो सीएम बना है, तो वो ये लॉ पास हो जाएगा। अब ऐसे ही जितने स्टेट है उनमें से आधे स्टेट की मंजूरी चाहिए कम से कम,
तो 28 स्टेट है, इसमें 14 स्टेट अगर मंजूरी कर देते हैं और स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट में हो जाती है, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद वो चेंजेज एक्सेप्ट होगा प्रेसिडेंट के बाद और कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अब आपको आर्टिकल नंबर 368 पावर टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होगी कि एक तो सिंपल मेजोरिटी, सर ये तो सुधार है, कोई चेंजेस का मतलब ही नहीं रखते हम। मेन तो ये है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा ये है स्पेशल मेजोरिटी प्लस में रेक्टिफिकेशन ऑफ 1/2 स्टेट, मतलब आधा स्टेट। स्टेट कितने टोटल 28, यहां यूटी की बात नहीं करनी है। तो यहां हमने करा था सर 50% से ज्यादा पहली कंडीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए, प्लस में 2/3 टोटल मेंबर पार्लियामेंट के हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में से एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज हो जाएगा, यहाँ 50% है ओनली, ये चेंज हो जाएगा। इस वाले में क्या था, एक तो ये वाला होगा ये प्रोसीजर, प्लस में स्टेट का भी सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। आई होप यहां तक जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। अब आ जाते हैं हम जहां पॉइंट पे थे। सर यहां से स्टार्ट करा था हमने कि आर्टिकल नंबर 246 में दिया गया है शेड्यूल नंबर 7 में कि यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 66, कॉन्करेंट लिस्ट में 47। तो इसमें एंट्री नंबर 82 से लेके 92C तक बोला है कि टैक्स रिलेटेड है यूनियन लिस्ट में। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में 46 से लेके 63 तक है जो टैक्स रिलेटेड किसमें स्टेट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 मैटर दिए गए हैं। तो अब इन्होंने बोला कि जीएसटी लगाना है, सीजीएसटी एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों मिलके टैक्स लगाएंगे। तो उसके लिए क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 368। आई होप यहां आपको क्लियर होगा कि सर ये जैसे ही चेंज हो जाएगा आर्टिकल नंबर 368 की पावर लेते हुए, तब आप ये कानून बना सकते हो। तो जीएसटी लाने के लिए अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अमेंडमेंट नंबर 101। तो जब ये चेंज किया गया था मतलब एक नया कानून बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वाला दिखा देता हूं मैं आपको। यहां आप देख सकते हो भारत का राजपत्र, द गैजेट ऑफ इंडिया। जब भी कोई नया कानून बनेगा तो पहले इसमें प्रकाशित होगा, तब जाके वो कानून उस दिन से या उसमें जो डेट मेंशन होगी वहीं से वो एप्लीकेबल हो जाएगा जैसा उसमें मेंशन होगा। तो यहां आप देख सकते हो यहां आपको डेट मेंशन होगी 8 सितंबर 2016 से। तो यहां से ये एक नया एक्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज करके 101 नंबर की अमेंडमेंट। इसमें टोटल 20 आर्टिकल हैं जिसमें चेंज किए गए हैं या फिर न्यू इंसर्ट किए गए हैं। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 246A, आर्टिकल नंबर 246, 254, और ऊपर मेंशन किया गया कि आर्टिकल नंबर 246 कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड नेमली, कि मतलब अब इसके नाम के आगे क्या है, नया इंसर्ट किया गया है आर्टिकल नंबर 246। ओके, इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो किसने किया था, अरुण जेटली ने। दिसंबर 2014 में।
जैसे ही इसने इंट्रोड्यूस किया गया, पहले अगेन वही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, मतलब दोनों सभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में। तो मतलब लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वहां से पास हो गया 6 मई 2015 को। उसके बाद फिर ये राज्यसभा से भी पास करना है, लेकिन यहां ये पास नहीं हुआ और सेलेक्टेड कमेटी को वापस भेज दिया गया। अब सेलेक्टेड कमेटी ने 22 जुलाई 2015 को वापस रिपोर्ट पेश करी कि जो भी आपको रिक्वायरमेंट है चेंज करना है, राज्यसभा में जो भी इशू उठे थे उसको चेंज करके ये वापस पेश कर दी गई। उसके बाद ये 3 अगस्त 2015 को राज्यसभा से पास कर दिया था, राज्यसभा से। और इसके बाद अगले 5 दिन में बाद, ऐसे याद रखना है, अगले 5 दिन बाद, लेकिन ईयर चेंज कर देना, 2015 और एक 16, 2016 में। तो ये हो गया 5 और 3 8, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से पास हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट वाला जो चेंज किया गया था दोनों हाउसों से पास कब हुआ? 8 अगस्त 2016 को। क्या अभी ये एक्ट बन गया या प्रॉपर तरीके से अमेंड हो गया? नहीं सर, जब तक इस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट नहीं आ रही थी तब तक नहीं बनता। अब ये कब आई थी सर? इसकी डेट देखो ऊपर मिलेगी आपको, 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब कौन थे? प्रणब मुखर्जी, ये प्रेसिडेंट थे, तब जाके ये अमेंडमेंट हो गया 101। अब आ जाते हैं इसमें, अच्छा, अब 101 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, अब इसमें कुछ आर्टिकल तो नए इंसर्ट किए गए हैं, कुछ को अमेंड किए गए हैं। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 246 ए। इसमें बोला गया है कि जीएसटी इंपोज करने की पावर, मतलब जीएसटी लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, चाहे आर्टिकल नंबर 246 254 में कुछ भी लिखा हो, नथिंग विद स्टैंडिंग। 254 में लिख रखा है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। कह रहा है इसमें चाहे कुछ भी लिखो, आपको आर्टिकल नंबर 246 ए देखना है। इसमें बोला है कि जीएसटी इंपोज करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। आई होप यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि 246 ए में अब ये नया सेक्शन ऐड किया गया है, न्यू सेक्शन, आर्टिकल 246 ए, सेक्शन नहीं, 246 ए आर्टिकल है। इसमें बोला गया कि जीएसटी इंपोज कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंपोज कर सकते हैं। अब जैसे ही बात जीएसटी की चली है तो अगला आर्टिकल हम जीएसटी से संबंधित देखते हैं, क्योंकि बात चले जीएसटी की और जीएसटी के बारे में नहीं पता। तो आर्टिकल नंबर 366 3(6) इसमें डेफिनेशन दी गई है, मतलब परिभाषा किसकी? जीएसटी की। सर जीएसटी का मतलब गुड्स सर्विस टैक्स किस पे लगेगा? सर सर्विस पे। किस पे लगेगा? सर गुड्स पे। कौन कौन लगा सकता है? स्टेट, तो स्टेट के बारे में भी दी गई है और साथ खुद में जीएसटी टैक्स के बारे में ये परिभाषा दी गई है। अब इसका क्लोज बनाया गया है, क्लोज नंबर 12A। इसमें बताया गया है कि जीएसटी क्या है। इसमें बोला गया है कि जीएसटी इंपोज किया जाएगा या लेवी, जीएसटी
इम्पोज या लेवी किया जाएगा किस पे? सप्लाई ऑफ, चाहे गुड्स करें चाहे सर्विस और चाहे बोथ, इन दोनों में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़कर, कौन सी? लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि अभी इन पे पुराना टैक्स लगेगा, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी जितने भी गुड्स हैं या सर्विस पे, उन पे क्या लगेगा? जीएसटी लगाया जाएगा। किस में लिखा है सर? आर्टिकल नंबर 366 के क्लोज नंबर 12A में। आई होप यहां आपको जीएसटी टैक्स के बारे में पता चल गया कि सर पावर कहां दे रखी है, लॉ कैसे बनेगा और आर्टिकल नंबर किस में दे रखा है। ऐसे याद आते हैं। अब अगले सर्विस, आर्टिकल नंबर 366 के क्लोज नंबर 26A, इसमें बताया गया है कि सर्विस क्या है। ये सबसे बहुत बढ़िया परिभाषा है कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, कि जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सभी सर्विस है। यहां ये बताया गया है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं गुड्स में। अब आर्टिकल नंबर 12 में कहा गया है 366 के आर्टिकल नंबर 366 क्लोज 12, इसमें बोला गया कि गुड्स क्या है? इंक्लूसिव है। इसका मतलब है कि जो गुड्स है वो तो है ही, उसके अलावा क्या हो रहा है? MCA शॉर्टकट में सर ऑल मटेरियल, कमोडिटी और आर्टिकल को गुड्स में शामिल किया जाता है। गुड्स और सर्विस, इसको आगे भी चैप्टर नंबर 2 में सप्लाई में कवर किया जाएगा, वहां भी देख सकते हैं। तो अभी आर्टिकल नंबर 366 के हिसाब से जीएसटी टैक्स क्लोज नंबर 12A में डिफाइन किया गया है, क्लोज नंबर 26A में सर्विस को बताया गया है और क्लोज नंबर 12 में गुड्स को बारे में बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट की। तो क्लोज नंबर 26B, इसमें बहुत खिचपिच हो गया, अलग कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 366 क्लोज नंबर 26B, इसमें बोला गया कि स्टेट क्या है? इसमें बोला विद रेफरेंस टू आर्टिकल नंबर 246, 268, 269 और 269A एंड और 279A में जो स्टेट हैं उनको शामिल किया गया है। साथ में 279A में बोला गया है कि कुछ यूटी भी हैं जिनको स्टेट माना जाएगा अगर उनमें क्या है? खुद की विधानसभा है, लेजिस्लेचर। अब वो सर वो कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी। इनको क्या माना गया? ये है तो यूटी, लेकिन जीएसटी पर्पज के लिए क्या माना गया? स्टेट। कहां लिखा गया? आर्टिकल नंबर 366 के क्लोज 26B में। आई होप ये क्लियर होगा आपको। हाँ, तो ये समरी कर लेते हैं अपन। आर्टिकल नंबर 366 के क्लोज नंबर 26A, 26B, 12 और 12A। 26A में बोला है कि सर्विस, सर्विस क्या है? अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस। इसके बाद 26B में बोला है स्टेट। स्टेट को आर्टिकल नंबर 246, 268, 269 और 269A में जिसे स्टेट माना गया वो, साथ में आर्टिकल नंबर 279A, 279A जिसमें यूटी है और लेजिस्लेचर, उनको क्या माना जाएगा? जीएसटी पर्पज के लिए स्टेट माना जाएगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 366 के क्लोज नंबर 12 में बोला गया कि गुड्स, गुड्स क्या है? इसमें इंक्लूड किया जाता है सभी MCA, मटेरियल, कमोडिटी और आर्टिकल्स को क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 366 के क्लोज नंबर 12A में बोला गया है कि जीएसटी टैक्स ये किस पे है? सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस, लेकिन एक्सेप्ट किस पे? लीकर फॉर
ह्यूमन कंजप्शन। इसके अलावा सभी पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 269A। अब यहां बोला गया कि इंटर स्टेट सप्लाई, यहां मेंशन है ट्रेड या कॉमर्स। समझने के लिए हम सप्लाई लिख लेते हैं। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जैसे राजस्थान का सेलर है और हरियाणा का परचेजर है, कि मतलब सेल और परचेज दो अलग अलग स्टेट में हो रही है, तो वो क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ऐसा कोई इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होता है तो उसमें टैक्स लगाने की पावर किसके पास होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और जो बंटवारा होगा अपोर्शन, वो किसके द्वारा होगा? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जीएसटी काउंसिल का वर्णन कहां किया गया? आर्टिकल नंबर 279A। नेक्स्ट आर्टिकल हमें ये पढ़ना है। आ जाइए आर्टिकल नंबर 279A में जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी परिषद का नोटिफाई या प्रोविजन जो इन्फोर्स में किया गया था, वो किया गया था 12 सितंबर 2016 को। मतलब 101 अमेंड किया गया था ना, उसमें ही जीएसटी काउंसिल का भी एक प्रोविजन रखा गया कि जीएसटी काउंसिल भी आप बना सकते हो, जिसका प्रोविजन कब हुआ? 12/9/2016 को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा 15/9/2016 को। अब ये समझ लीजिए जीएसटी काउंसिल है क्या। जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है, अब उससे रिलेटेड रूल, नोटिफिकेशन या फिर रेट में चेंजेज होंगे जो, इन सब से रिलेटेड, प्लस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के बीच में जो जीएसटी का बंटवारा किया जाएगा, उससे रिलेटेड इसमें मेंबर और चेयरपर्सन होंगे जो इस मैटर को सुलझाएंगे। कि मान चलो ये क्या है? एक समिति है जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे मेंबर होंगे जो इस जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू होगा उससे सुलझाने का काम ये जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाएगा। ऐसे आप हिंट के लिए याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कौन मेंबर होगा, कौन चेयरपर्सन होगा, वो बात कर लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल, हिंदी में लिख देता हूं, परिषद। जीएसटी काउंसिल जिसको हिंदी में बोलते हैं परिषद। अब इसमें एक तो होगा चेयरमैन। अब चेयरमैन का मतलब यहां नहीं है कि यहां मैन ही होगा, वुमेन भी हो सकती है, जिसे हम लॉ में चेंज किया गया था। एक अगर आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो वहां चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन आता है, तो यहां चेयरमैन होगा, वो कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ में क्या होंगे? मेंबर भी होंगे। एक नंबर का पॉइंट स्टार लगा देता हूं। फिर होंगे इसमें मेंबर। अब मेंबर कौन होंगे? जो रेवेन्यू या फाइनेंस से संबंधित जो मंत्री होंगे वो, या फिर वो मिनिस्टर जिसे स्टेट नॉमिनेट करेगा कि आपको जीएसटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। तो अब यहां हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। आप ये कमेंट करके बताएंगे। आई होप आपको ये
वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें अब तक हमने सारे टॉपिक जो कि जीएसटी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे वो सारे कवर किए हैं। अगर समरी की हम बात करें तो समरी में आर्टिकल नंबर हमने पहले 265 पढ़ा, फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 246 पढ़ा था हमने, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 245। इसमें हमने बोला था कि सर टैक्स कौन लेगा, लॉ ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद हमने लॉ ऑफ अथॉरिटी के लिए आर्टिकल नंबर 246 पढ़ा था। इसमें बोला था कि या तो यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा जिनके पास टैक्स लगाने की पावर है। टैक्स लगाने के लिए कानून बनना चाहिए। कानून बनाने के लिए आर्टिकल 245 में पावर दी गई थी कि लॉ कौन बना सकता है, या तो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। इसके बाद हमने फिर पढ़ा था कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाती थी, तो उन्होंने मिलकर बोला कि मिलकर टैक्स लगाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट पहले सर्विस पे लगाती थी और गुड्स पे स्टेट लगा था। अब इन दोनों ने मिलकर टैक्स लगाना है, तो क्या हुआ, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा, तो फिर इसको क्या किया गया, अमेंड करा था। अमेंड करने के लिए आर्टिकल नंबर 368 में प्रावधान दिए कि आप इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा, जैसे ही जीएसटी आया तो जीएसटी के बाद हमने फिर जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट नंबर 101, इसमें प्रोविजन आया था कि आर्टिकल नंबर 246A, यहां बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी से रिलेटेड टैक्स इंपोज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 366 की जीएसटी की डेफिनेशन प्लस में सर्विस की प्लस गुड्स की प्लस स्टेट की। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि अगर इंटर स्टेट होगा तो टैक्स कौन लगाएगा, आर्टिकल नंबर 366। और लास्ट में फिर जाके हमने पढ़ा था इन सब का अगर कुछ इशू होता है तो उसके लिए बनाई जाएगी जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, जिसका आर्टिकल नंबर होता है 279A। यहां जाके हमने ये चैप्टर खत्म किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगोगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई टॉपिक से या कोई आर्टिकल से रिलेटेड कोई इशू हो तो। थैंक यू गाइस।